डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ये फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस डेरिवेशन में हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए और वो फॉर्मूला होगा N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। बच्चों, इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है। N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पर। अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमने बच्चों क्या किया, एक स्फेरिकल सरफेस ली। ठीक है, बेसिकली हमने एक कॉनकेव सरफेस ली है, ये एक उत्तल सरफेस ले ली। ठीक है, अब ये कॉनकेव सरफेस, इसमें इसका नाम दिया मैंने ये ए और बी। ये ए बी जो हो गया वो अपर्चर हो गया, यहाँ लिखते जाइए ए बी क्या है, अपर्चर। उसके बाद में ए बी को कट करते हुए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई को मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको मैंने बोला पोल, पी जो पॉइंट है वो है आपका पोल। ठीक है, इस सरफेस का जो सेंटर आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा सी। भाई देखिए, ये जो सरफेस है इस सरफेस का अगर आप सेंटर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ही आएगा। ये हो गया सी। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं हिंदी में। पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। आर हो गया बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी जरूरी थी। मैं फिर से रिपीट कराता हूँ, ये मैंने एक उत्तल सरफेस ली हुई है। ठीक है, उसमें यानी कॉनकेव सरफेस है, उसका ए बी जो है वो अपर्चर है, यानी इसको हिंदी में हम द्वारक बोलते हैं। एक्स वाई जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। पी पॉइंट जो है वो पोल है और सी पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और पी से सी तक यानी पोल से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों यहाँ पर ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके पास में मान लीजिए कोई, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ओ। ये ओ पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक टाइनी ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनेगी इस सरफेस के इस तरफ, और ये जो सरफेस रखी हुई है, ठीक है, ये जो सरफेस रखी हुई है इसका मीडियम मैंने मान लिया ये है मीडियम N2 और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो किसी N1 मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना व्हाट आई वांट टू से कि जो N2 मीडियम है वो किसी स्फेरिकल सरफेस का है, ये जो उसमें सरफेस दिखाई दे रही है, और जो ये N1 मीडियम है वो N1 मीडियम जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो अब बच्चों N1 से लाइट चलेगी, मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी और इस स्फेरिकल सरफेस पे टकराएगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने मान लिया N1 जो है वो रेयर मीडियम है, हम कह सकते हैं एयर हो सकता है, और N2 जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब इस O पॉइंट से जब कोई लाइट रे चलेगी, यानी कि एक लाइट रे जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी, तो आपको पता है कि जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है यानी विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो अब ये गोलीय सरफेस है यानी एक स्फेरिकल सरफेस है। अब इस स्फेरिकल सरफेस का सबसे पहले हमें अभिलंब बनाना होगा यानी नॉर्मल बनाना होगा। तो आपको बच्चों एक बात बता दूं मैं कि अगर कोई गोलीय सरफेस है और इस गोलीय सरफेस का अभिलंब हमें किसी भी पॉइंट पर खींचना है, मान लीजिए इस पॉइंट पी पॉइंट पर हमें अभिलंब ड्रॉ करना है यानी नॉर्मल ड्रॉ करना है,
तो 100% वो इसके सेंटर से पास होगा। ये बन गया आपका अभिलंब, ये लीजिए, ये 90 डिग्री बन गया, ये लीजिए 90 डिग्री बन गया, और ये क्या बन गया आपका नॉर्मल। क्या बन गया नॉर्मल, यानी इसको अभिलंब बोला मैंने, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी कर्व सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो तुम्हारी कर्व सरफेस है इसका सेंटर ये रहा। तो अब हमने देखा कि ये सेंटर, यानी कि सेंटर पहले हमने बनाया अभिलंब, और ये मैंने अभिलंब खींचा, और ये हो गया मेरा अभिलंब। इसका नाम दे दिया मैंने mn, और mn क्या है नॉर्मल, यानी कि इसको हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल और हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। तो ये लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो होगा क्या बच्चों कि ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी कि कुछ ये कुछ इस तरफ की तरफ झुक जाएगी। सही है, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि ये अभिलंब की तरफ झुक गई, एक लाइट रे बिल्कुल सीधे सीधे चल रही है, तो ये सीधे सीधे जाएगी, और यहाँ इन दोनों लाइट रे का क्या हो गया मिलन हो गया आई, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एग्जैक्टली इस आई पॉइंट पर बन गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ एंगल को समझना होगा। मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। भाई एंगल आई क्या होता है, आपतन कोण बोलते हैं इसे हिंदी में, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। यानी ये हो गई आपकी इंसिडेंट लाइट रे, ये जो लाइट रे जा रही है, और ये जो लाइन मैंने बनाई है mn, ये हो गया मेरा अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको मैं बोलूंगा एंगल आई। और ये बच्चों हो गया एंगल आर, क्योंकि ये है आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल आर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं कुछ एंगल और एज्यूम करूंगा। जैसे मैंने मान लिया ये एंगल जो है वो है अल्फा, ये एंगल मैंने मान लिया बीटा, और ये एंगल मैंने मान लिया गामा। सही है, कुछ एंगल मैंने मान लिए, ये अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, गामा मान लिया। अब ये जो अल्फा जो है, अल्फा है प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट लाइट रे इसके बीच का एंगल। बीटा जो है प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के बीच बना कोण, और गामा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का बना कोण, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। बस इतना अगर आप इसके रे डायग्राम को समझ गए हैं तो डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा। अब जरा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हमने क्या काम किया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी यहाँ पर और ज्योमेट्री का खेल खेला। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में, ये कोई अगर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। लेट अस से एन एग्जांपल, ये एंगल अगर x है और ये अगर y है तो ये वाला एंगल 100% कितना होगा x प्लस वाई। ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ हम नाम देते हैं यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए इसका नाम दिया OPCI हो गया, AB हो गया, CD इसको नाम दे दीजिए। चलिए इसका नाम M दे दीजिए, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMC, इस ट्रायंगल में देखिएगा, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से है। ये हो गया O पॉइंट, ये आपका हो गया M पॉइंट, और ये हो गया आपका C पॉइंट। यहाँ पर एंगल दिखा रहा है बीटा, ये एंगल दिखा रहा है अल्फा, ये एंगल है आपका I। तो बच्चों I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि I हो गया एक्सटीरियर एंगल और अल्फा बीटा हो गए आपके इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अल्फा और बीटा के इक्वल, सम के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब जरा दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल MCI, इस ट्रायंगल में देखिए जरा, तो देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, और ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, देखिए ध्यान से। तो ये एंगल आपका R दिखाई दे रहा है, I वाला एंगल गामा, ये I पॉइंट दे दिया मैंने, ये M पॉइंट दे दिया, और ये आपका पॉइंट है C, और ये दिखाई दे रहा है बीटा, ठीक है। मैंने दोबारा ट्रायंगल भी बना दिया। आपको एग्जाम में ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए। अब आपने क्या काम किया, यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल बीटा है, ये R प्लस गामा के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड के। अब यहाँ से R का जो मान आएगा बच्चों वो कितना आएगा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2।
आर बराबर कितना हो गया, बीटा माइनस गामा। चलिए नोट हो गया आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बच्चों स्नेल लॉ लगाया। स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है ये मीडियम था n1, ये n2, तो ये मीडियम ले लीजिए n1, इसके करस्पॉन्डेंस एंगल ले लीजिए यानी साइन आई हो गया, इक्वल टू ये मीडियम ले लीजिए n2, इसके करस्पॉन्डेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लीजिए साइन r हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई आप लोगों को बच्चों, n1 साइन आई बराबर n2 साइन r। अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये एंगल जो है एक्चुअल में क्या है कि एंगल आई आर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n1 इंटू टेन आई इज इक्वल टू n2 इंटू टेन आर, क्योंकि आई आर वेरी स्मॉल है और कोई जब एंगल छोटे हो जाते हैं उस कंडीशन में साइन आई टेन आई के बराबर हो जाएगा जस्ट इक्वल टू, और साइन आर जो होगा वो टेन आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टेन आई और टेन आर के मान निकालना है कि भाई टेन आई कितना होगा और टेन आर कितना होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है बच्चों। ये एक काम करते हैं बच्चों, ये आई आर वेरी स्मॉल है तो हमने टेन आई में छोड़ दीजिए, इसको मैंने लिखा n1 आई बराबर n2 r, क्योंकि साइन आई आई के बराबर हो गया और साइन आर आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए जो आई का मान है, आई किसके बराबर था, मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा के, और आर किसके बराबर था, आर बराबर था बीटा बराबर मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, आर प्लस गामा और आर था बीटा माइनस गामा की, आर बराबर कितना था बीटा माइनस गामा, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दिया इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हो गया n1 मल्टीप्लाई बाय आई का मान कितना है बच्चों अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू n2, और आर का मान कितना है बीटा माइनस गामा, सही है। अच्छा अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। अब एक्चुअल में मैंने क्या काम किया, ये जो सरफेस जा रही है ये बहुत छोटी है और यहाँ m पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ से मैं टेन अल्फा और टेन बीटा के मान निकाल दूंगा। इसको मैंने बोला p डैश एंड p डैश आर वेरी नियर टू ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे के पास में है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ से टेन अल्फा निकाल सकता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हाइट अगर मैंने h मान ली तो h अपॉन ये हो गया तुम्हारा बेस, बेस कितना है OP। अब एक्चुअल में OP डैश होगा और P डैश और P बहुत पास में माने हैं। अब O से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये U हो गया, यानी नेगेटिव का U हो गया, है ना, क्योंकि लाइट रे इधर चल रही है और हम मेजर कर रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में। इसी प्रकार से अगर मैं बच्चों टेन बीटा देखूं तो टेन बीटा कितना हो जाएगा मेरा, टेन बीटा हो जाएगा h अपॉन ये डिस्टेंस है ना P डैश C, यानी P डैश C मतलब बोले तो PC बोल दीजिए, ये हो गया प्लस का R। और टेन गामा जरा देखिएगा, टेन गामा कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन गामा बराबर, अब ट्रायंगल चेक कर लीजिए M P डैश I, तो टेन गामा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो जाएगा h अपॉन V, क्योंकि इमेज तक की डिस्टेंस V है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इमेज तक की डिस्टेंस V है, ये डिस्टेंस V है और ये P से O तक की डिस्टेंस U है। अब ये सारी वैल्यू मैं किस में रख दूंगा, इस वाली इक्वेशन नंबर 4 में, बस मेरा काम खत्म। On putting the value of अल्फा बीटा गामा, देखो टेन अल्फा एक्चुअल में क्या, ये एंगल बहुत छोटे हैं, टेन अल्फा को मैं अल्फा बोल सकता हूँ, टेन बीटा को बीटा बोल सकता हूँ, इतना क्यों घुमाऊँ मैं आप लोगों को, टेन गामा को गामा बोल सकता हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं यार। तो टेन अल्फा को अल्फा बोला, टेन बीटा को बीटा बोला, टेन गामा को गामा बोला, बस सीधी बात है। अब क्या है n1 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पर h अपॉन माइनस यू लगा दीजिए, प्लस बीटा, बीटा कितना है यानी टेन बीटा h अपॉन आर,
लगा दीजिए इक्वल टू n2 और ब्रैकेट में बीटा माइनस गामा, बीटा कितना है आपका h/r लगा दीजिए, माइनस आ रहा है माइनस लगा दीजिए, गामा कितना है आपका h/b। बस हो गया हमारा डेरिवेशन, बस कुछ नहीं है, हमें सॉल्व करना है इसको। अब हमने क्या काम किया, यहाँ से h कॉमन लेके एक दूसरे को काट दिया, तो ये बच्चा कितना n1 माइनस 1/u प्लस 1/r। ठीक है, आपके सामने मैं h लिख देता हूँ कॉमन लेके, लीजिए n2, यहाँ से भी h कॉमन ले लिया, बच्चा कितना 1/r माइनस 1/b। अब ये इस h से h कैंसिल आउट हुआ, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस n1/u प्लस n1/r इज इक्वल टू हो गया n2/r माइनस n2/b। u और v को एक तरफ ले लीजिए, फाइनली बचा n2/v, इसको मैं इधर लेके आया, माइनस n1/u इज इक्वल टू n2/r माइनस n1/r। फाइनली यू विल गेट n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से। ध्यान रखना n1 और n2 में n2 वो मीडियम होता है जहां पर लाइट रे एंटर करती है, और n1 वह माध्यम होता है जहां से लाइट रे एंटर करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस समझ में आया होगा। पढ़ते रहिएगा मन लगा के। ऑल दी वेरी बेस्ट।